हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के कॉमर्स के क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको इजीली तैयारी करने में आसानी हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूजर कौन होता है, यानी कि कौन उसको यूज करता है। एक ओनर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हर फील्ड में यूज की जाती है, यानी कि जहाँ पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, और अकाउंट्स भी हर जगह यूज किए जाते हैं। फिर चाहे बैंक हो, बैंक के अंदर भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनका रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी बिजनेस की बात की जाए तो उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। इवन अगर आप देखते हैं कि कोई घर मतलब किसी घर में हम अब कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाजार से कुछ परचेस करके लाते हैं तो उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। वैसे कहने को वो रिकॉर्ड हमारे काम नहीं आते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड किसी को बाहर शो नहीं किए जाते, लेकिन ये वाले रिकॉर्ड शो करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का पैसा लगा होता है, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये आपको एक समझाने के तौर पर था कि कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, ट्रांजेक्शन्स हर जगह होते हैं और उनका रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसके लिए यूजफुल है या इसके लिए यूजफुल है, वो सबके लिए यूजफुल होते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग ओनर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन सभी के लिए यूजफुल रहेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, यानी कि जो बिजनेस की कैपिटल है वो क्या है। एक कैश है, एक इंटरेस्ट है, एक लायबिलिटी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है बिजनेस की कैश, कैश फॉर्म में है लेकिन वो कैश नहीं है। एक इंटरेस्ट, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे नहीं है, लेकिन हाँ वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, जो भी फंड वहां पे इन्वेस्ट किया गया है उसको कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है कि आपने जितनी कैपिटल लगाई है वो तो आपको वापस लेनी ही लेनी है, साथ में अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो यानी कि जो आपने लगाया है उतना पैसा आपको मिले, या फिर जैसे कि आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि बिजनेस एंटिटी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। यानी और ओनर अगर कोई वहां से विड्रॉल भी करता है तो उसका वो पेमेंट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से वो कैपिटल लगा रहा है तो बाद में उस कैपिटल को लेगा और उस कैपिटल से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है कैपिटल बिजनेस के अंदर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नोन अबाउट द, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटेंसी का ये हमें बताना है। प्रॉफिट और लॉस एंड असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पोजीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश, एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है अकाउंटेंसी की ऑब्जेक्टिविटी होती है वो हमारी इन पॉइंट में से किससे रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ कैश, या फिर एरर एंड फ्रॉड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है अकाउंटेंसी का वो ये देखना होता है कि जो भी हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको ये बताता है कितनी असेट्स, कितनी लायबिलिटी, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बिजनेस रन किया जाता है, बिजनेस का एक्सटेंशन होता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रही है तो उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है और असेट्स नहीं लाई जाती हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो उस पे वर्क करके उस लॉस को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इज रिकमेंडेड फॉर यूज बाय। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है और ये रिकमेंडेड करता है हमारे क्या यूज करने के लिए। कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में वो इसको फॉलो करेंगी, या फिर कंपनीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये करेंगी। देखिए मैंने आपको सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें ही बताया था कि इनका सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, तो वो बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ इनके नाम याद करने की कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
6 है, और मैं आपको 1-2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दूंगी, उसके अंदर का थोड़ा सा पूछा जाता है। जैसे कि इसमें आ गया कि इसमें कौन सी कंपनियां को रिकमेंड किया जाता है या फिर कौन सी कंपनियां फॉलो करती हैं। 1-2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको एज इट इज़ बता दूंगी। उसके अलावा आपको डीप में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कैरी करते हैं। कंपनीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि जो कंपनीज इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस में वो लोग फॉलो करती हैं, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा उन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है या फिर उन कंपनियों पे अप्लाई होता है जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनको डेप्रिसिएशन का लेखांकन करना होता है, यानी कि अकाउंटिंग करनी होती है, जो ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर लिस्टेड होती हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। और ये किसने कहा है? ये हमारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग इनटू माइंड आउट द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो डेफिनेशन है हमारे अकाउंटिंग की, उससे हमारे कौन कौन से फंक्शंस निकल के आते हैं, यानी कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंटिंग की, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे आपको इसको सीरियल वाइज लगाना है, और ये आपके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या होता है? ये हमारा भी स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है। स्टार्टिंग का पार्ट सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या करेंगे? आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 3 पॉइंट आ गया। रिकॉर्ड के बाद क्या करेंगे? जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि रिकॉर्डिंग क्या हो गई? जर्नल में। क्लासिफाई आप किसके अंदर करेंगे? लेजर के अंदर, तो यानी कि 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? आप उसको समराइज करेंगे, यानी कि फिर आ गया आपका 4, ठीक है। समराइज कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उससे रिजल्ट निकालेंगे। तो ये आपका कितने निकल कर आ गया? 2। तो 3142 होगा इसका राइट आंसर। 3142 कहाँ है? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू। अब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो हमारा किससे रिलेटेड है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करा चुकी हूँ, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। देखिए इनमें से मैंने 2 तो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो वो आपको पता होंगे। अब आपको 2 एंड 4 में से चूज करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किस पे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इन्वेंट्रीज किससे रिलेटेड है? 2 से। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा किससे रिलेटेड है? अभी मैं आपको बताऊंगी। डेप्रिसिएशन हमारा 6 से है। तो देखिए अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा 12 से रिलेटेड है, और अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट ये हमारा 10 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे फॉलो होता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, या फिर सर्वाइवल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हम सब ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल की भी बात की जाती है, और यहाँ पे सर्वाइवल की भी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जाती, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट में को मैक्सिमाइज करने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से क्या होता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारा ग्रोथ करेगा। सेल मैक्सिमाइज करने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सर्वाइवल से क्या होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छा अर्न नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो किया जाता है? सर्वाइवल का, यानी कि वो इतना तो अर्न कर लें कि वो सर्वाइव कर पाए मार्केट के अंदर। जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने वो सर्वाइव कर पाए, उस तरह की सिचुएशन उनके साथ फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। आई होप यहाँ तक आपको प्लीज़ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए प्लीज़।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये हमारी किसके बारे में बात करता है? ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। कंपनी लॉ बोर्ड हमारे कंपनी से रिलेटेड नियम बताता है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स भी हमारे जो हमारे डिफरेंट रूल्स आते हैं किसी भी चीज़ को कोई भी कौन ये कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग में, कोई भी ऐसा फॉलो करते हैं कोई भी मेथड वहाँ पर ये बताते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड रूल्स को बताते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमारा बताया गया है किसके द्वारा? ये बताया गया है कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा ये सारे रूल्स बताता है कि स्टैंडर्ड 10 किससे अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड 10 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, 6 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे वो 211 आर्टिकल के द्वारा यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमें एक्टिविटीज बतानी है। समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। अभी सेम मैंने आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन कराया था, उससे भी आप कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर आते हैं, बस क्या होता है क्वेश्चंस थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, ये यहाँ पे 4 है, ये सबसे पहले आएगा। अब 4 देखिए ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा, 2 और 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस के बाद क्या आएगा? समराइजिंग द परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग या फिर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, अब इसके बाद जो आएगा हमारा ट्रांजेक्शंस वो आएगा लेन देनों का विश्लेषण, जिसको बोलते हैं एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस के अंदर क्या आएगा? समराइज करेंगे हम उन सब चीजों को, तो क्या आ जाएगा हमारा 1, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, 4213। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग इज। अब अकाउंटिंग क्या है इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। लैंग्वेज है, प्रीवियस क्लास ही अगर आपने देखी होगी तो आप इजीली बता सकते हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग हमें सारे रूल्स बताती है, अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए ये हमारी लैंग्वेज भी हो गई। सोर्स है, मैंने अभी आपको बताया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो ये भी हो गई। और अकाउंटिंग के अंदर ही हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं लेजर के अंदर, उसके बाद हम समराइज करते हैं सभी ट्रांजेक्शन्स को, समराइज के बाद क्या करते हैं हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अकाउंटिंग ये सारी चीजें हैं, यानी कि इन सब चीजों को बताती है। नेक्स्ट है द चार्टर्ड एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड इन। अगेन ये रिपीट हो रहा है, और ये मत सोचिए कि मैंने क्वेश्चन ये ऐसे ही डाल दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाने के लिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2012 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2003 एंड 4 के अंदर भी आया है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिससे कि रिवीजन करके भी हमें ये सारे चीजें क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इजीली याद होगा 48 है, 49 है, 50 है या फिर 51 है। तो ये जो एक्ट हमारा पास हुआ, ये हमारा पास हुआ था यहाँ पे 49 में, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज इन रेस्पेक्ट ऑफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें क्या बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशो या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें यहाँ पे बताता है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट क्या है, रिवीजन करिए, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्रीज, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट्स, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्या हो गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 8। अब देखिए यहाँ पर 8 आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8।
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये 2 हो गया तो ये हट गया। फिक्स असेट्स ये हमारा 10 से रिलेटेड है। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ये भी आप इजीली कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 6 है तो बचा क्या 8, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 3 यहाँ पे हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मैन मीन। अब बिजनेस के अंदर जो नेटवर्थ होती है उसका क्या मतलब होता है? इक्विटी कैपिटल से, टोटल एसेट से, फिक्स एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज से। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो देखिए नेटवर्थ में यहाँ पर जो इसका मतलब होता है वो होता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बताइए। देखिए नेटवर्थ की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा नेटवर्थ है इसके अंदर। देखिए नेटवर्थ हमारा जब हम जो भी हमारी टोटल असेट्स होती हैं उसमें से जो भी हमारी आउटसाइडर, इनसाइडर नहीं, आउटसाइड की जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं तो जो भी रिमेनिंग हमारे पास फंड बचता है वो हमारा नेटवर्थ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक मत अगर आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।